students, today we discuss about spermatolysis. Spermatolysis, जल्दी से बोलो इसका दूसरा नाम और क्या है? स्पर्मेटोलियोसिस और स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोलियोसिस। इसका मतलब है स्पर्म का बनना। किससे? पीजीसी से या स्पर्मेटिड से? अब आप देखें अपन पीजीसी और स्पर्मेटिड जो है, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना और दूसरी तरफ स्पर्म का पीजीसी से बनना, दोनों में डिफरेंस है। ओके, तो देखिए अपन ने जनरली क्या देखा, ये पीजीसी है मान लीजिए, और पीजीसी में आगे मल्टीप्लिकेशन हुआ तो स्पर्मेटोगोनिया साइज में बड़ा होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस बन हुई, तो इससे दो स्पर्मेटिड बन गए हैप्लॉइड, एंड ईच स्पर्मेटिड सेकेंड स्पर्मेटोसाइट ये 4 हैप्लॉइड सेल बनाता है, 3 आर कॉल्ड स्पर्मेटिड। देखिए ये पीजीसी, ये स्पर्मेटोगोनिया, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और फिर स्पर्मेटिड। अब अपन को ये देखना है कि स्पर्मेटिड से ईच स्पर्मेटिड कन्वर्ट इनटू स्पर्म, तो ये स्पर्म का फॉर्मेशन, तो ये स्टेप इतना, फ्रॉम स्पर्मेटिड टू स्पर्म, दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोलियोसिस। अब स्पर्मेटोलियोसिस वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए स्पर्मेटिड, ये अपना हैप्लॉइड सेल स्पर्मेटिड राउंडेड है। देखिए स्पर्मेटिड क्या है? स्पर्मेटिड पहली बात तो राउंडेड, नॉन मोटाइल एंड हैप्लॉइड सेल। 3 बातें इसके बारे में याद रखें। राउंडेड है, दिख रहा है, नॉन मोटाइल है, जबकि स्पर्मेटिड भी मोटाइल होता है, और हैप्लॉइड सेल होती है। अब इसके अंदर देखिए न्यूक्लियस पाया जाता है, सेंट्रियोल पाए जाते हैं, ये सेंट्रियोल है दोनों, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, ये मान लीजिए पीसी है, ये डीसी है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। ये गोल्गी बॉडी है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और बाकी रिमेनिंग इसमें ये इसका साइटोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्म। तो ये स्ट्रक्चर है किसका? स्पर्मेटिड का। स्पर्मेटिड कैसा होता है? राउंडेड सेल है, नॉन मोटाइल और हैप्लॉइड। अब राउंडेड नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन किसमें हुआ है? सेमिनिफेरस ट्यूबल। इसी से आगे क्या बनेगा? स्पर्म। तो क्या चेंजेज होते हैं स्पर्मेटिड से स्पर्म के फॉर्मेशन में? क्या चेंजेज होते हैं वो देखिए। अपने पास इसके स्ट्रक्चर देखिए, चेंजेज में देखें सबसे पहले क्या चेंजेज इन न्यूक्लियस। पहला न्यूक्लियर चेंजेज देखिए, तो एक्चुअल में होता क्या है, इस न्यूक्लियस से H2O
और आरएनए बाहर आ जाता है। और इसके अंदर जो डीएनए मटेरियल है, इसका डीएनए कॉम्पैक्ट हो जाता है। 3 चेंजेस किसमें आ रहे हैं? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अंदर से H2O बाहर आ गया साइटोप्लाज्म में, देखिए ये बाहर आया होगा H2O, ये आरएनए बाहर आया, और इसके अंदर का जो डीएनए मटेरियल है वो कैसा हो गया? कॉम्पैक्ट। 3 चेंजेस अकर इन द न्यूक्लियस। अब इससे क्या होगा? आरएनए बाहर आ रहा है, H2O बाहर आएगा, डीएनए कॉम्पैक्ट होगा, ऑफ कोर्स साइज डिक्रीज हो जाएगा न्यूक्लियस का। साइज डिक्रीज होने के साथ साथ में इसका शेप भी चेंज हो जाएगा, और ये जो शेप है न्यूक्लियस का ये हो जाएगा ओवल, और इसके पोस्टीरियर साइड में इस तरह के डिप्रेशन गड्ढा बन जाएगा। ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियर चेंजेज में देखिए क्या कर रहा है। आरएनए H2O diffused out and DNA become compact, तो size of the nucleus decrease and shape become ovoid। शेप कैसा हो गया न्यूक्लियस का? ओवॉइड। ये चेंजेज पहला, फर्स्ट चेंज इन द न्यूक्लियस। सेकंड चेंज इन द सेंट्रियोल। सेंट्रियोल में क्या होता है? दोनों सेंट्रियोल मूव करके ये इसके पोस्टीरियर साइड में आने लगता है। इमेजिन करो यहां पर दोनों सेंट्रियोल हैं और ये यहां से मूव करके न्यूक्लियस के पोस्टीरियर साइड में आने लगते हैं। तो अब पोस्टीरियर साइड में आने के बाद में ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इस न्यूक्लियस के पीछे वाले गड्ढे में फिट हो जाता है, परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ये रहता है डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल just behind the nucleus and PC के just behind DC distal centriole। तो दोनों सेंट्रियोल मूव कर न्यूक्लियस के पोस्टीरियर पोल पर आ जाते हैं। तो चेंजेस हो गए। फर्स्ट न्यूक्लियर चेंज में 3 पॉइंट है। आरएनए H2O बाहर, डीएनए कॉम्पैक्ट, साइज डिक्रीज एंड शेप बिकम ओवॉइड, ओवल शेप हो गया। पीसी और डीसी मूव करके न्यूक्लियस के पीछे आ गए यहां से और इस तरह से अरेंज हो गए। और इसी समय जो डीसी है ये एक्टिव होकर के फ्लैजेलम बनाता है स्पर्म का। दिस फ्लैजेलम इज कॉल्ड एक्सियल फिलामेंट। ये क्या कहलाता है? एक्सियल फिलामेंट। तो एक क्वेश्चन बना, स्पर्म का फ्लैजेलम लोकोमोटरी ऑर्गन एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन किससे होगा? फ्रॉम डिस्टल सेंट्रियोल। पीसी क्या था? पीसी इस समय इनएक्टिव होगा। पीसी तब एक्टिव होगा जब स्पर्म एग में एंटर करेगा, पेनिट्रेट करेगा, और पेनिट्रेट करके जो एग था, सेकेंड oocyte था जिसमें मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर थे, उनको ब्रेक कर देता है और एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स को आगे बढ़ाता है। तो पीसी कब एक्टिव होगा? दिस इज द पीसी प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ये होता है अभी इनएक्टिव। और एक्सियल फिलामेंट किसने बनाया? डीसी। डीसी एक्टिव होकर एक्सियल फिलामेंट बनाता है। अब आती है गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी मूव करके न्यूक्लियस के एंटीरियर पोल पर आती है। देखिए गोल्गी बॉडी, ये गोल्गी बॉडी यहां से, तो इनमें से क्या होता है? एक्टिव गोल्गी बॉडी, एक्टिव वेसिकल। गोल्गी बॉडी किसकी बनी होती है? वेसाइकल। तो एक्टिव वेसिकल मूव करके न्यूक्लियस के एंटीरियर पोल पर आती है। यहां से देखिए ये मूवमेंट। अब न्यूक्लियस के पोस्टीरियर पोल पर आकर यहां पर जितनी भी एक्टिव वेसिकल होती है
वो आपस में ऐसे फ्यूज हो जाती है, तो एक लार्ज वेसिकल बनाती है। ये लार्ज वेसिकल बाद में जाके बनाएगा एक्रोसोम। तो गोल्गी बॉडी की जो एक्टिव वेसिकल हैं वो आगे न्यूक्लियस के एक कैप लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करती हैं। ये फ्यूचर में हेड कैप या गैलिया कैपेटिस कहलाएगा, इसको एक्रोसोम बोलते हैं। फिर थर्ड चेन, देखिए 3 चेंज हो चुके हैं, न्यूक्लियर चेन, सेंट्रोल में चेन, गोल्गी बॉडी का चेन, अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जितने माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं वो मूव करके इसके पोस्टीरियर साइड में आने लगते हैं न्यूक्लियस के। देखिए यहां पे डिपॉजिट होने लगते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये मूव करके यहां से, और इस एक्सियल फिलामेंट के दोनों तरफ ऐसे अरेंज हो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्या होगा, अब देखिए, अब ये स्ट्रक्चर किसका है, स्पर्मेटिड, इसका ये साइटोप्लाज्म है, और इसमें से मैक्सिमम साइटोप्लाज्म, देखिए ध्यान दें, ये साइटोप्लाज्म इससे अलग हो रहा है। ये रिमेनिंग साइटोप्लाज्म है जो इस स्पर्मेटिड को सराउंड करता है। ध्यान दें, जो बच्चे थोड़ा सा डिटेल पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप देख पाते हैं बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पर है, लेकिन यदि जो बच्चे एम्स और नीट में जाना चाहते हैं, डिटेल पढ़ना चाहते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना स्पर्मेटोलियोसिस कहलाता है। दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, दिस इज द मेटामॉर्फोसिस। इसमें देखिए मॉर्फोलॉजी बदल जाती है स्पर्मेटिड की स्पर्म के बनने से। तो ये रिमेनिंग साइटोप्लाज्म, अब देखिए ये, और ये जो है ये बाद में यहां से सेपरेट हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा। ये इसमें देखिए क्या है, इसमें रिमेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया है, ये रिमेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया है। कुछ वेसिकल जो, अब आप देखिए एक्टिव वेसिकल तो यहां आ जाती है। ये कौन सी वेसिकल है, रेस्ट वेसिकल। तो रेस्ट वेसिकल इस रेजिडुअल साइटोप्लाज्म के साथ सेपरेट होती है, और ये रिमेनिंग साइटोप्लाज्म, तो इसको बोलते हैं रेजिडुअल साइटोप्लाज्म। दिस इज कॉल्ड रेजिडुअल साइटोप्लाज्म। तो अब आप देखिए, ध्यान दो, ये चेंजेज आपको यहां तक लेके आ गए। क्या क्या हो रहा है, स्पर्मेटिड की जो स्ट्रक्चर है, पहला न्यूक्लियर चेंजेस, बोलो जल्दी से न्यूक्लियर चेंजेस में क्या हुआ। आरएनए तो एग्जिट हो गया, डीएनए कॉम्पैक्ट हो गया, न्यूक्लियस का साइज छोटा हो गया और शेप चेंज हो गया। ये न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, और ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। गोल्गी बॉडी, जितनी गोल्गी बॉडी होती है वो मूव करके कहां पे आती है, न्यूक्लियस के एंटीरियर साइड में एक्टिव वेसिकल, और एक्टिव वेसिकल फ्यूज होकर के एक लार्ज वेसिकल बनाती है। ये फ्यूचर में एक्रोसोम बनाएंगे। तो दिस इज एक्रोसोमल वेसिकल। ये एक्सेल फिलामेंट है। एक्सेल फिलामेंट का यदि अपन सेक्शन काटें तो इसके अंदर अरेंजमेंट 2 + 9 + 9 मिलेगा। मीन्स एक्सेल फिलामेंट को कट करके अपन देखें इस टाइप से, तो इसके सेंटर में कितने फिलामेंट हैं, 2, और इसकी पेरिफेरी में इस तरह से कितने फिलामेंट हैं, 9, और बाहर की जो पेरिफेरी है इसमें कितने फिलामेंट है, 9। तो दिस इज एक्सियल फिलामेंट
कट सेक्शन ऑफ एक्सल फिलामेंट, दिस इज द लोकोमोटिव ऑर्गन। अब फर्दर चेंजेस क्या हुए, देन स्पर्म फॉर्म। तो देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पोस्टीरियर साइड में एक डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन में क्या रखा हुआ है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। जस्ट इसके पीछे क्या है, बोलो, डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल एक्टिव होकर के स्पर्म का क्या बनाता है, फ्लैजिलम। न्यूक्लियस के अपर पोल पर ये एक्टिव वेसिकल फ्यूज हुई थी और एक्टिव वेसिकल फ्यूज होके एक कैपलार स्ट्रक्चर बनाती है और ये कैपलार स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है और इसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, एक्ट्रोसोमल ग्रेन्यूल। तो इनको एक्ट्रोसोमल, ये एक्ट्रोसोम है तो इसके ग्रेन्यूल्स को क्या नाम देंगे, एक्ट्रोसोमल ग्रेन्यूल। और ये कैसा स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रक्चर है, कैपलार स्ट्रक्चर। अब क्या होता है कि ये जो साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म, ये रिमेनिंग साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म देखिए स्पर्म के, अब यहां बसता है कुछ हेड रीजन में और इसकी एक थिन लेयर बसती है पीसी और डीसी के बीच में, ये वाला पार्ट पीसी और डीसी के बीच में ये है, ठीक है। और ये आप देख पा रहे हैं यहां पर इसका मिडिल पीस और ये इसका टेल रीजन, यहां से टेल रीजन को कट कर दिया, रिमेनिंग टेल है ये वाला केस है। ये स्पर्म प्रोड्यूस, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या क्या है, ये रिमेनिंग साइटोप्लाज्म है, रिमेनिंग साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्म। साइटोप्लाज्म की एक और रिंग स्ट्रक्चर बन जाती है, ये रिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रिंग सेंट्रियोल, आरसी। आरसी मीन्स रिंग सेंट्रियोल। इस साइटोप्लाज्म की बनी होती है और इसका फंक्शन अननोन है। अब माइटोकॉन्ड्रियल जो लेयर है, माइटोकॉन्ड्रियल लेयर अराउंड एक्सल फिलामेंट एक सीध हेलिकल लेयर बनाती, कॉइल लेयर बनाती। दिस इज कॉल्ड नेवेन कर्व। नेवेन कर्व, नेवेन कर्व किसकी सीट है, माइटोकॉन्ड्रियल सीट। और इस नेवेन कर्व की वजह से ही ये जो पार्ट है स्पर्म का मिडिल पीस, दिस मिडिल पीस कॉल्ड इंजन रूम, पावर हाउस ऑफ द स्पर्म। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी की वजह से स्पर्म में क्या आती है, मोटिलिटी। स्पर्म के अंदर मोटिलिटी है। ये साइटोप्लाज्मिक लेयर, थिक साइटोप्लाज्मिक लेयर। अब इस थिक साइटोप्लाज्मिक लेयर देखिए कहां कहां पर है। दिस थिक साइटोप्लाज्मिक लेयर इज फाउंड इन हेड रीजन और मिडिल पीस। इस साइटोप्लाज्मिक लेयर को बोलते हैं मेन सेट। क्या नाम दिया गया, मेन सेट। तो मेन सेट किसकी लेयर है, साइटोप्लाज्म की। नेवेन कर्व किसकी सीट है, माइटोकॉन्ड्रिया की। अब ये आया डीसी, डिस्टल
डिस्टल सेंट्रोल। डिस्टल सेंट्रोल एक्टिव होके क्या बनाना था, एक्सियल फिलामेंट लोकोमोटिव ऑर्गन ऑफ द स्पर्म। तो डीसी और आरसी के बिटवीन मिडिल पीस, और इस मिडिल पीस की जो लेंथ है वो होती है 5 mm। अब बिटवीन ये पार्ट देखिए, ये पीसी है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। याद रखिए, क्लूटीन प्रोटीन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द ह्यूमन स्पर्म एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्रोसोम। एक्रोसोम और एक्रोसोम और लिटिल साइटोप्लाज्म, इतना पार्ट इसको बोलते हैं गैलिया कैपेटिस, और इसको बोलते हैं हेड कैप। तो पीसी एंड डीसी के बिटवीन ये नैरो पार्ट, दिस इज कॉल्ड नेक ऑफ द स्पर्म 2 μm, और ये वाला स्पर्म का जो पार्ट है दिस इज हेड, ये 5 μm होता है। तो देखिए, तो हेड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्वेश्चन आया, एक्रोसोम, न्यूक्लियस एंड पीसी। और ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर बात करें तो 22 + x = 23, या दूसरी कंडीशन हो सकती है 22 + y = 23। इस बेस पे स्पर्म दो टाइप के होते हैं। यदि ये कंपोजिशन वाला स्पर्म है तो इसको बोलते हैं गायनोस्पर्म। गायनोस्पर्म क्यों नाम दिया? गायनो मींस ये स्पर्म यदि फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है तो बनने वाला जो फीटस है वो फीमेल होगा, गायनो होगा। और वाई वाला स्पर्म पार्टिसिपेट करता है तो सेक्स मेल होगा, मींस एंड्रो, तो इसको एंडोस्पर्म कहते हैं। तो स्पर्म के दो टाइप हो सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ एक्स एंड वाई। बाकी रिमेनिंग 22 ऑटोसोम सेम होते हैं। नेक रीजन में देखें तो पीसी और डीसी है। पीसी देखिए कब एक्टिव होगा, पीसी अपन पहले कह चुके हैं, अपन को मालूम था कि फैलोपियन ट्यूब का ये देखिए यहां पर ओवरी, दिस इज ओवरी, इस ओवरी से सेकेंडरी oocyte ओवलेट हुआ, ये सेकेंडरी oocyte है, और इस रूट से ये यूटेरस, और यहां पर एम्पला पार्ट तक क्या पहुंचते हैं, स्पर्म। तो व्हेन स्पर्म एंटर इन एग, स्पर्म जब इस एग मीन सेकेंडरी oocyte को टच करता है और उसके अंदर एंटर करता है, तब इस सेकेंडरी oocyte का एंड डिवीजन पूरा होता है। मेटाफेज का जो अपना मियोसिस 2 थी उसकी मेटाफेज पूरी होती है, और वो मेटाफेज पूरी होती है किसके थ्रू, स्पर्म के। स्पर्म का जो एक्रोसोम, इसको अपन आगे देखेंगे डिटेल। फॉर एग्जांपल थोड़ा देख सकते हैं, ये सेकेंडरी oocyte है, ये मान लीजिए स्पर्म है, और स्पर्म का ये एक्रोसोम है। एक्रोसोम से निकलते हैं, देखिए एक्रोसोम से क्या निकलेगा, एक्रोसोम से कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या सीक्रेट होगा, कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करने वाला एंजाइम। तो याद करो ये सेकेंडरी oocyte है, इसके बाहर था ये कोरोना रेडिएटा, और उसके बाद में जोना पेलुसिटा। तो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम एंड जोनालाइसिन एंजाइम, इनका सीक्रेशन किससे होगा, एक्रोसोम से। तो एक्रोसोम इन एंजाइम की हेल्प से स्पर्म को क्या करता है, पेनिट्रेट।
पेनिट्रेशन के बाद जब स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर आ जाता है और इसके साथ में क्या होता है, पीसी, ये न्यूक्लियस है और ये पीसी है, तो पीसी अब इसके अंदर आते हैं, ये मेटाफेज, ये न्यूक्लियर स्पिंडल, तो इस न्यूक्लियर स्पिंडल पर अटैचमेंट किससे है, अटैचमेंट किससे है, सेंट्रियोल या सेंट्रोमियर, बताओ। स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के किससे बाइंड रहते हैं, सेंट्रियोल से या सेंट्रोमियर से, सेंट्रियोल। तो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल यहां डिवाइड होकर के इनसे अटैच हो जाता है और इस मेटाफेज को आगे एनाफेज में पूरा करता है। तो सेकेंडरी oocyte जब एनाफेज से आगे एंटर करके तब इससे जाके बनेगा एक सेकेंडरी oocyte से एक ओवा और एक फर्स्ट पोलर बॉडी। तो अपन ये कह सकते हैं ह्यूमन में oogenesis complete in fallopian tube, when sperm touch the oolemma, sperm penetrate to the secondary oocyte। अब इसका फोर्थ पार्ट स्पर्म, ये फोर्थ पार्ट इज कॉल्ड टेल। इस टेल की जो टोटल लेंथ है वो है 50 म्यू और इसमें इतना इतना पार्ट, ये इसका मेन पीस है, इसकी लेंथ 45 म्यू होती है और ये जो देख पा रहे हैं अपन ये वाला पार्ट, दिस इज एंड पीस ऑफ टेल और इसकी लेंथ होती है 5 म्यू। तो टोटल लेंथ ऑफ स्पर्म 62 म्यू। दिस इज द ह्यूमन स्पर्म, ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ। तो अब आप देखिए स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ। स्पर्मेटिड से स्पर्म के फॉर्मेशन की इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोलियोसिस और spermiogenesis। During this process, rounded non-motile spermatid convert into elongated actively motile sperm। So this process is very complex process. In this entire process, changes occur in the nucleus and centriole and Golgi body and mitochondria and cytoplasm. Due to changes, maximum cytoplasm remove out, separate out as a residual cytoplasm, and after अब आप ड्यूरेशन देखिए कितना ड्यूरेशन लगता है। तो ड्यूरेशन फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस की बात हो रही है तो इसके लिए ड्यूरेशन चाहिए नियर अबाउट 72 to 74 डेज। लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म का लाइफ स्पैन कितना है, देखिए स्पर्म के बनने के लिए टाइम मिलना चाहिए और लाइफ स्पैन है इसका नियर अबाउट 2 to 3 डेज। स्पर्म का लाइफ स्पैन 2 to 3 डेज। तो यहां पर अपन देखो पहला ड्यूरेशन कितना रिक्वायरमेंट, स्पर्म का लाइफ स्पैन कितना है, थर्ड फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म कहाँ हुआ था, इन एपिडिडाइमिस, स्पर्म में मूवमेंट की कैपेसिटी आ गई। एक और था कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, ये हुआ था मेनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, स्पेशली कहां पर, इन यूटेरस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये चार बातें याद रखो। और स्पर्म की जो रेट ऑफ मोर्टेलिटी कितनी है वो देखिए। रेट ऑफ मोर्टेलिटी अपन पहले भी बोल चुके थे
2 to 4 mm पर मिनट, 2 से 4 mm पर मिनट से मूव करता है। और इसकी जो मोटिलिटी का जो टाइप है वो टाइप था जिगजैग, मीन्स स्लिपरी मूवमेंट करता है। तो ये स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ और इस स्पर्म के फॉर्मेशन के बाद में स्पर्म किससे अटैच हो जाता है? सर्टोली सेल से। जब सर्टोली सेल से स्पर्म अलग होता है उसके लिए टर्म अपन ने दिया था स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब था सेपरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल। सर्टोली सेल से स्पर्म का अलग होना स्पर्मिएशन। और एक और टर्म था इससे रिलेटेड सेमिनेशन। सेमिनेशन का मतलब है सेपरेट होकर के स्पर्म रेडिटेस्टेस, वासा एफ्रेंसिया, वास डिफरेंस तक आ गया और यानी बॉडी के अंदर रिलीज हो गया स्पर्म। और यदि स्पर्म बॉडी से बाहर रिलीज हुआ, देखिए सेमिनेशन में तो मेल बॉडी से बाहर आ गया स्पर्म, बाहर आने, लेकिन वो बाहर यदि फीमेल वेजाइना में आया है तो इसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब है स्पर्म एंटर इन फीमेल वेजाइना थ्रू पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, बट फ्रॉम मेल बॉडी स्पर्म का बाहर आना कॉल्ड सेमिनेशन। तो ये रिलेटेड टर्म है स्पर्म से। बाकी का अपन ने स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ, मीन्स स्पर्मेटोलियोसिस कैसे होती है, ये कंप्लीट। ओके।